हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब है कि जो इंसिडेंट रे का डबल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला देखेंगे। जैसे वो फार्मूला है जिसको यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं है, उसका हर क्लास में डेरिवेशन है कि अगर कोई कॉइन है, अगर किसी कंटेनर में रखा है पानी के अंदर, तो उसको ऊपर से हम देखेंगे तो उठा हुआ दिखाई देता है। तो उस पानी का अगर हमें वो निकालना हो, वाटर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे। वहाँ पे सिर्फ केवल फार्मूला देखेंगे। ठीक है। और फिर हम स्नेल्स रूल से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स रूल से अप्लाई करके, हमने तो एक्सपेरिमेंटली देखा था, तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकली देखेंगे स्नेल्स रूल अप्लाई करके कि कैसे कोई लाइट जब रेयर मीडियम से डेंजर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। और अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। फिर ये कंडीशन भी देखेंगे, नो रिफ्रैक्शन कब कब होता है उसकी कंडीशन देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते किसको हैं उसे देख लेते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ए बी सी डी। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे जो है वो क्या होती है, इस पे इंसिडेंट होती है, यानी कि यहाँ पे आकर के टकराती है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और ग्लास स्लैब में वो रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में, तो इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। फिर यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होता है, मतलब वो रिफ्रैक्शन होता है ग्लास से एयर में, मतलब है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो इस रे का जो रे ऑफ लाइट होती है, जो कि ग्लास स्लैब के ए बी पोर्शन पे इंसिडेंट होती है, तो उसका दो बार जो है रिफ्रैक्शन होता है, एक ए बी पोर्शन पे होता है, एक डी सी पोर्शन पे होता है। ठीक है ना। तो दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनल रे बाहर आती है, जिसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, वो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल होती है, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल होती है। ठीक है ना। तो जो पैरेलल रेज होती है तो इसका मतलब जो नेट डिविएशन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जब दो रे पैरेलल हैं तो जानते हैं कि पैरेलल रेज, आप पढ़ा होगा मैथ में कि पैरेलल रेज के बीच कोई एंगल नहीं होता है, तो यहाँ पे नेट डिविएशन जीरो होगा। एंगल, इसके बीच एंगल जीरो होगा तो इसका मतलब है डिविएशन हुआ नहीं। मतलब है कि जो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे की डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ऐसा नहीं कि वो विचलित होकर दूसरे डायरेक्शन में चली गई। ठीक है ना। तो नेट डिविएशन क्या होता है, जीरो। और क्यों होता है वो भी बताएंगे। ठीक है। वो इसलिए होता है कि देखिए, जब एयर से रे आती है ए बी बाउंड्री पर, तो यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एयर से ग्लास में आती है तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। तो वो जब स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इससे, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है ना। नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, तो नॉर्मल की तरफ कुछ एंगल झुक जाती है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो ग्लास से एयर में फिर आती है तो जितना एंगल वो झुकी रहती है, जितना एंगल वो झुकी रहती है, जैसे वो ग्लास से एयर में आती है उतनी एंगल दूर हो जाती है। किससे, नॉर्मल से उतना ही एंगल दूर हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे जितना डिविएशन हुआ रहता है एक डायरेक्शन में, उतना इधर डिविएशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। जितना डिविएशन हुआ होता है एक डायरेक्शन में, उतना यहाँ डिविएशन हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट डिविएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए ये रेस क्या हो जाती है, इंसिडेंट इमरजेंट रे जो है इंसिडेंट रे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दोनों एक इसलिए नहीं आती हैं कि वो झुक करके यहाँ आती है तो उसका मार्ग यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है, लेकिन बाहर आते दोनों पैरेलल हो जाती है। नेट डिविएशन क्या होता है, जीरो होती है। ठीक है ना। तो डबल रिफ्रैक्शन होता है तो इसमें विचलन नहीं होता, इंसिडेंट रे इमरजेंट रे में विचलन नहीं होता, नेट डिविएशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है वो हमने बता दिया। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो एंगल, जो आप इंसिडेंस एंगल है
ठीक है ना। वो इमरजेंस एंगल जो I2, इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ इमरजेंस क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह से R1 R2 आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इसमें देखा जाए तो ये एंगल R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तरह से है। ठीक है ना। तो यहाँ पे R1 R2 के बराबर होते हैं और I1 I2 के बराबर होता है। ठीक है ना। I1 I2 के बराबर होता, हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से। तो देखें यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, रे एयर टू ग्लास जा रही है, मतलब है कि रेयर से डेंस में जा रही है। तो हम स्नेल्स रूल लगाएंगे तो लिखेंगे साइन I1 साइन R1, मतलब है कि इस मीडियम का एंगल का साइन और इस मीडियम में एंगल का साइन होता क्या है? होता क्या है यहाँ पे? आप क्या नाम है यहाँ पे जो है, आप मैंने दूसरा वो लिख दिया है, आप म्यू भी लिख सकते हैं। हमने बताया था कि आप दोनों लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं और यन भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे म्यू की जगह यन लिख दिया, आप म्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे म्यू जी कर सकते हैं या एन जी, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे क्यों लिख दिया? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर से कहाँ जा रहे हैं? ग्लास में। ठीक है ना। तभी हमने बताया था कि 1 म्यू 2 को अब क्या लिख सकते हैं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो उसी आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं? ये बाद वाला एन जी ऊपर रहेगा और ये नीचे। ठीक है ना। एट कहाँ पे, किस जगह पे ऐसा हो रहा? ओ पे हो रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसको एन के जगह म्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे म्यू लिख दिया तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसी तरह से आप एट ओ डैश पे आ जाइए। क्या करना है? ओ डैश पे आ जाइए। तो ओ डैश पे क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जब बाहर आती है, जो बाहर, जिसको निर्गत रे, इमर्जेंट रे कहते हैं। तो जैसे डेंस मीडियम से यानी ग्लास से एयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हट जाती है। ठीक है ना। तब वहां पे स्नेल रूल लगाइए, तो इस मीडियम का एंगल का साइन और इस मीडियम के एंगल का साइन क्या होता है? Na अपान एन जी, मतलब म्यू ए अपान म्यू जी। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? ग्लास से एयर में। तो जो बाद वाला होता है वो ऊपर, पहले वाला क्या होगा? नीचे। ऐसा हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। तो उस आधार पे हमने इसको ये लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इसको बदल दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, तो ये भी बदल दिया। तो ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको हमने इक्वेशन 1 माना था 2, अब इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करिए तो एक साइड दोनों की सेम है। तो जब इक्वेशन की एक साइड सेम होती है तो दूसरी भी साइड सेम होती है। तो देखिए दूसरी साइड सेम, मतलब ये और ये इसके बराबर कर देंगे। अब ये दोनों क्या है? रेशियो बराबर है। रेशियो बराबर का मतलब है ऊपर ऊपर के बराबर होगा, नीचे नीचे का बराबर होगा। ठीक है ना। दो रेशियो इक्वल होने का मतलब है कि ऊपर का ऊपर से तुलना कर दीजिए, नीचे का नीचे से है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ कंपेयर किया तो साइन I1 बराबर साइन I2, साइन को हटा सकते हैं इसलिए I1 बराबर I2 हो गया। उसी तरह से नीचे वाला कंपेयर करेंगे तो साइन R1 इक्वल टू साइन R2, साइन साइन दोनों से हटा, काटते नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो एंगल R1 बराबर एंगल R2। ठीक है ना। अब बात होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, किसके बीच? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है ग्लास स्लैब के मोटाई पर और इंसिडेंट एंगल पर, जिसको हम लोग हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। I1 और इसकी मोटाई बढ़ने पर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। याद रखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? ग्लास स्लैब की मोटाई पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। I1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। I1 बढ़ेगा, इसकी मोटाई बढ़ेगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप स्मॉल डी से भी दिखा सकते हैं। तो ये होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा कब होता है कि जब हम कोई रे इंसिडेंट होते हैं किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, ठीक है ना, तो उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है इंसिडेंट रे की, वो और जो बाहर आती है इमर्जेंट रे होती है, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर गैपिंग हो जाती है, डिस्टेंस बन जाती है, जिसी को हम लोग लैटरल मतलब होता पास विस्थापन हो जाता है, थोड़ा सा हट जाती है, परपेंडिकुलर नॉर्मली हट जाती है। तो उनके बीच की जो गैप होती है, परपेंडिकुलर गैप जो होता है, उसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करता है ग्लास स्लैब की मोटाई पर और एंगुलर इंसिडेंस पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और है जिसका तो डेरिवेशन यहाँ नहीं, लेकिन इस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अब जैसे नोट में हमने इसको बता ही दिया था, जब हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू किया था तो उसमें शुरू में ही बता दिया था। तो देखिए एक कॉइन जो है प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन द कंटेनर इज फिल्ड स्लोली विथ वाटर। जैसे कंटेनर में हमने कॉइन रखा और उसमें धीरे धीरे पानी अगर हम डालते हैं तो पानी के ऊपर से देखने पे क्या लगता है कि वो अपीयर होता, उठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन होता है रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है ना, रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। तो ये म्यू एन आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है, ये फार्मूला होता है। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है और ये एक एज प्योर नंबर होता है, शुद्ध संख्या होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब है क्या, चलिए यहाँ पे जैसे इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, एक कंटेनर है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके, है ना। मुझे शुरू में कि रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखा जाता है। अब देखिए इसमें पानी है, वाटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कॉइन है, तो हम बाहर से अगर देखेंगे, बाहर से, तो हमें कॉइन क्या है, उठा दिखाई देता, और इसका रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ से दो रे लीजिए, एक परपेंडिकुलर रे लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मली रेज जाती है वो बिना डिविएट हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है ना, अनडिविएटेड होती है, ठीक है, इस पॉइंट पर। और एक रे और ले लीजिए, कम से कम दो रे ले जाता है किसी को इमेज बनाने के लिए, ठीक है ना। एक रे हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल खींच लीजिए, और ये देखिए क्या है, वाटर है, और ये देखिए एयर है। तो जैसे एयर में ये जाएगी तो जो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाएगी, यानी कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। अब ये अगर यहाँ से कोई इसको देखेगा तो लगेगा कि ये जो रे आ रही है वो कहीं यहाँ से आ रही। यहाँ पे अगर आंख हो, आपकी आई हो, तो क्या देखेंगे कि जो रे आ रही है वहां से, इसका मतलब ये वाली का इमेज यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ अपीयर यहाँ पे होगा तो ये घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी रियल डिस्टेंस तो यहाँ है, वास्तविक गहराई, और ये अपीयरेंट गहराई है ये। तो इनमें एक रिलेशन होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, कैलकुलेट करके देखा गया तो 4/3। तो ये एक फार्मूला है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा कि ये रिलेशन होता है। अगर इस पे सवाल आता है तो आप इसे लगा लें। तो इसमें तीन चीज है, 1 2 3, तो 2 इसमें पता रहेगी, तीसरी आप कैलकुलेट कर लेना। हालांकि इसके बाद वाली वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, तो इस पे एक सवाल भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं कि हमने तो एक्सपेरिमेंटली देखा था, अब हमने स्नेल रूल लागू करके उस चीज को थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे कि कोई भी रे अगर रेयर से डेंस में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो क्यों नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। और 2 कंडीशन देखेंगे नो रिफ्रैक्शन की, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट की डायरेक्शन क्या हो, कब। केस 1 है कि जब वो रेयर टू डेंस मीडियम, यानी कि
रेयरर मीडियम से, यानी कि जो रेयर मीडियम है ये रेयर और ये डेंस मीडियम है, ठीक है ना। तो रेयर से डेंस मीडियम में जाती है, तो हमने ये बताया था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि वो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर होना चाहिए। वही हम स्नेल लॉ से प्रूफ करते हैं थ्योरेटिकली। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई पहले मीडियम का अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम जो रेयर है के सापेक्ष सेकेंड मीडियम का, इसको लिख कैसे सकते हैं, बाद वाला ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको आप हमने जो है ये यन ले लिया, जबकि हमको म्यू लेना चाहिए, तो चलो यन यहाँ पे ले लेते हैं। यन लेना थोड़ा आसान होता है ना, दोनों की प्रैक्टिस है ना, यन और म्यू, तो यन लिखना थोड़ा हैबिट में है, तो हमें यन ही लेना चाहिए था। चलो, तो उसमें हमने बता दिया यन और म्यू दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी किताब में ये है, किसी में ये है, तो आप म्यू लिखें चाहे यन लिखें, ठीक है ना। तो देखिए, बाद वाला अपान, यानी कि बाद वाला अपान पहले वाला होता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी आपने देखा कि जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंस मीडियम का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एन डी अपन एन आर ये ग्रेटर देन 1, यानी ज़्यादा में कम से भाग देंगे तो वो 1 से अधिक आएगा। जैसे कि 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या 1 से अधिक आया कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे भाग देंगे तो ये 1 से अधिक आएगा, तो ये भी 1 से अधिक आएगा। तो यहाँ पे 1 से अधिक आने का मतलब है कि इसको इस साइड लाइए, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, साइन दोनों हटा दीजिए तो आई ग्रेटर देन आर। देखिए, आई और आर ज़्यादा, तो क्या प्रेजेंट करता है, किसका मतलब है कि वो डेंस मीडियम में जाती है तो अभिलंब या जो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उल्टा क्या है, केस नंबर 2 लिख सकते हैं। केस नंबर 2, इन गोइंग फ्रॉम denser to a rarer medium, ठीक है ना, डेंजर टू ए रेयर मीडियम। अब देखिए क्या होता है, तो ये डेंजर है तो म्यू, चलिए अब उसको म्यू यन ही लिखते हैं, तो यन ही लिख दीजिए, डेंस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर है, ये रेयर है, मीडियम है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा रेयर से। चलिए, तो ऐसा होता है, इसलिए हम पहले ही बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आर, यानी आर अब ज़्यादा होगा, आई कम होगा, उसी को शो करना है स्नेल लॉ से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो देखिए, साइन आई लिखेंगे, साइन आर क्या लिखेंगे इसको, यानी रेस किस में जाती है वो ऊपर रहेगा, तो इसमें जाती है ना, तो ये ऊपर रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एन डी। आप इसको जो है म्यू आर अपॉन म्यू डी भी लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखिए क्या है कि ये ज़्यादा होता है, ये कम, तो ये देखिए कम में ज़्यादा से भाग देंगे, अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो हमेशा 1 से कम आएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, इसके इक्वल ये है तो ये भी 1 से कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन आई ये इस साइड लाइए, तो साइन आर, साइन दोनों से हटा दीजिए, तो देखिए आर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जब हम डेंस मीडियम से रेयर में जाते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो जाती है ना, मतलब दूर हट जाती है, ठीक है। तो इस बात को हमने एक्सपेरिमेंटली वहाँ देखा था, इस बात को थ्योरेटिकली स्नेल्स लॉ से प्रूफ भी कर दिया गया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, हालांकि हमने दोनों बात कर लिया है, फिर देख लेते हैं कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। तो 2 कंडीशन है, एक नॉर्मली इंसिडेंट होगी लाइट तब,
और अगर दोनों समान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम है उसमें अगर जाएगी तब तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, तो इसमें भी दो केस है। एक तो ये होता है कि मैं लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री, एक बाउंड्री है ये, इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है। जाहिर सी बात है जब नॉर्मली इंसिडेंट हो तो आई जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल होगी। तो आर जीरो दिखाना है तो हम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपन साइन आर 1 म्यू 2, मतलब है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया तो उसका लिया जाता है जिसमें लाइट इंटर करती है। ठीक है ना, तो म्यू 2 अपन म्यू 1 लिखा जाता है, ऐसा पीछे आपने देख चुके हैं। अब देखें कि इसे क्या लिख सकते हैं, साइन आर हमको चाहिए, ये एंगल अगर जीरो दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस विदाउट रिफ्रैक्शन ये सीधे निकल जाएगी। तो साइन आई, अब ये देखिए साइन आर लेना है तो साइन आई म्यू 1 ऊपर चला जाएगा, म्यू 2 नीचे। अब चूंकि आई जीरो है तो साइन जीरो म्यू 1 म्यू 2, साइन जीरो का मान जीरो, जीरो से इसमें गुणा होगा जीरो, तो साइन आर जीरो, इसका मतलब आर जीरो। तो जब आर जीरो हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये लाइट जो इंटर कर रही है इस मीडियम में, ये भी उसी पथ का अनुसरण करेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि विदाउट रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, वो सीधे विदाउट डिविएशन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होती है जिसको हमने पहले बता दिया था। बस यहाँ बताने का ये मतलब है कि आप उस बात को स्नेल्स लॉ से प्रूफ भी कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा केस है व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल, यानी कि बराबर हो, यानी कि ये म्यू 1 म्यू 2 दोनों क्या है, बराबर हो। या देखिए नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हो रही है, ठीक है ना, किसी एंगल पे, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जिस इंसिडेंट डायरेक्शन और ये वाली जो ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ रिफ्रैक्शन जीरो होगा। ठीक है ना, यानी कि सीधे निकल जाएगी। इंसिडेंट रे क्या है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, विदाउट डिविएशन। ठीक है ना, तो उसको भी प्रूफ कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से, साइन आई अपन साइन आर म्यू 2 अपन म्यू 1, क्योंकि ये इससे इसमें जा रहे थे, जिसमें रे जाती है उसको ऊपर लिखा जाता है, और चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो ये साइन आई साइन आर बराबर हो जाएंगे, साइन साइन हटा दीजिए, आई बराबर आर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब दोनों का एंगल सेम होगा, सॉरी ये आई होगा, तो जो दोनों का एंगल सेम होगा नॉर्मल से, तो इसका मतलब है कि वो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि जो रे होगी, ये जो इंसिडेंट रे होगी वो पास हो जाएगी अनडिविएटेड। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो भी पास हो गई अनडिविएटेड। हाँ, एक चीज यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो दोनों के लाइट की स्पीड सेम होगी, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जो ये वाली रे है दूसरे मीडियम में, इसकी स्पीड कम हो सकती है। ठीक है ना, अगर ये डेंस मीडियम हुआ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जिसका मतलब है कि लाइट की स्पीड दोनों में सेम होगी, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे नॉर्मल होने के वजह से रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन दूसरे मीडियम में इस रे की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आज हमने कुछ छुटपुट चीज़ें जो है हमने इसमें बताया कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फिर हमने जो चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली पहले बता दिया था कि रिफ्रैक्शन में जो क्या घटना होती है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ क्यों झुक जाती है अगर डेंस में जाती है, और रेयर में जाती है दूर क्यों हट जाती है, और कंडीशन नो रिफ्रैक्शन के भी हमने प्रूफ करके थ्योरेटिकली दिखा दिया, वो भी दिखा दिया स्नेल रूल से। ठीक है ना, तो आज का यही मिला जुला सब टॉपिक था। अब कल के टॉपिक में हम लेके इम्पॉर्टेंट चीज़ आएंगे न्यूमेरिकल, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं, और हम उसमें सिखाएंगे, बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे। हमने सारे फार्मूले तो आपको समझा ही दिया है, अब वहाँ पे हम सवाल हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, कहाँ अप्लाई क्या होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, जिससे आपका जो भी डाउट कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोर्ड में आप कोई भी सवाल अपने आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।